कहानी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी वह सांवली लड़की का शेष भाग। दूसरे दिन आयोजकों की ओर से त्रिवेंद्रम की प्रमुख फैक्ट्रीज दिखाने का कार्यक्रम बनाया गया था। किन्हीं मिस्टर खन्ना की ओर से डेलीगेट्स के लंच के लिए त्रिवेंद्रम के नामी होटल में बुकिंग कराई गई थी। मालती सिन्हा बहुत प्रसन्न थी। इस बार की कॉन्फ्रेंस सचमुच बहुत एंजॉय की है। पहले तो बस हॉल में बैठकर बोरिंग लेक्चर ही सुनने पड़ते थे। मैं तो कहूँगी हर साल कॉन्फ्रेंस यहीं ऑर्गेनाइज की जाए। पर मैं तो इसका पक्का विरोध ही करूँगी। बेचारे सिन्हा साहब घर में अकेले रहें और आप यहाँ एंजॉय करें, मुझे मंजूर नहीं है। वाह, यह भली कही। दीदी मैं हूँ और हमदर्दी सिन्हा साहब से। अरे उन्हें अपनी बेटी इतनी प्यारी है कि उसके रहते उन्हें अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। कितनी बड़ी बिटिया है दीदी, उसकी जरा भी चिंता नहीं है। शुरू से ही वह अपने पापा और दादी की दुलारी है। इस मामले में मैं लकी रही हूँ, वरना कई कामकाजी स्त्रियों को बच्चों के कारण जॉब छोड़ना पड़ जाता है। आपसे उसका लगाव कम है, इससे दुख नहीं होता दीदी? सच कहूँ अंजू, कभी जी चाहता है उसे अपने से लिपटा कर अपने को भूल जाऊं, पर ऐसा हो नहीं पाता। न जाने क्यों वह मुझे आशीष की याद दिलाती है। उसी की तरह मीनू को भी पेंटिंग का शौक है, आंखों में वैसे ही सपने। न जाने क्या सिमिलैरिटी है कि उसके पास जो मैं खो जाती हूँ। ऐसी बेकार की बातें सोचनी भी नहीं चाहिए दीदी। जो तुम्हारे अस्तित्व को नकार कर चला गया, उसके प्रति मोह रखना क्या ठीक है? तू क्या अपने मोहपाश को तोड़ सकी है अंजू? यह बात इतनी आसान होती तो क्यों मृग तृष्णा के पीछे हर कोई भागता। जिस दिन किसी और का वरण कर लूंगी ना, मोहपाश को तार तार कर दूंगी। दृढ़ता से अपनी बात कहकर अंजू ने होंठ भींच लिए थे। यह बात तो बाद में पूछूंगी। शायद तू ऐसा कर सके अंजू। मैं भी कोशिश तो करती हूँ, पर अनजाने ही आशीष याद आने लग जाते हैं। जो चीज़ मिल नहीं पाती उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा ही होता है, भले ही प्राप्य वस्तु उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी हो। तो कितनी समझदार है अंजू। तू जिसकी जीवन साथी बनेगी वह बहुत भाग्यवान होगा। हम्म, सिन्हा साहब भी कम भाग्यवान नहीं है, जिन्हें हमारी मालती दी मिली हैं। कल मेरा प्रेजेंटेशन है, अभी से नर्वस हूँ और तू मेरे गुण गाए जा रही है। अरे आप बेकार डर रही हैं। देखिएगा, आपका प्रेजेंटेशन A1 होगा। कल डर इसीलिए और लग रहा है क्योंकि कल सुजय स्पेशलिस्ट है। तू नहीं जानती कि वह कितना बड़ा विद्वान है। कहीं कुछ पूछ बैठा और जवाब न दे पाई तो? आप भी मालती दी कमाल करती हैं। जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? अपने को अंडर एस्टिमेट करना तो कोई आपसे सीखे। मैडम, कार वेट कर रही है, लंच के लिए सागर होटल चलना है। एक वॉलेंटियर ने आकर नम्रता से उनकी बातों में बाधा डाली। होटल सागर की भव्य इमारत आकाशछूती लग रही थी। राजसी सोफा सेट, कारपेट, शैंडेलियर, सभी कुछ भव्य था। पीछे लगे शीशे के पार फाउंटेन चल रहा था। फाउंटेन के नीचे तरह तरह के पेड़ पौधे अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहे थे। शीतल पेय सर्व किया जा चुका था। पुरुष वर्ग ठंडी बियर के गिलासों के साथ बातों में व्यस्त थे। मालती सिन्हा, अंजू, नम्रता नागपाल, दीपा गांगुली, अर्चना सब एक जगह सिमट आई थी। आज हमारे लंच का होस्ट कौन है मालती दी? इस तरह के प्रोग्राम से सेशंस का बोर्डम दूर हो जाता है ना? नम्रता चहकी। पता नहीं आज का होस्ट कौन है, पर उसके लिए ज़्यादा उत्सुकता ठीक नहीं है। मैरिड है वह नम्रता। छी मिसेस सिन्हा, आप तो मजाक की हद कर देती हैं। क्या मैं यहाँ मैच खोजने आई हूँ? सब हंस पड़े। तभी दीपा गांगुली ने इशारा किया। वो देखो, लगता है आज के होस्ट आ गए। पीछे मुड़कर देखते अंजू के चेहरे का रंग बदल गया। कीमती सूट में विनीत का व्यक्तित्व और निखर आया था। उसके साथ चल रही युवती क्या विनीत की पत्नी हो सकती थी? इतना गहरा रंग, उस पर मेकअप की परतें उसके चेहरे को अजीब बना रही थी। कीमती साड़ी और जेवर भी उसके शरीर पर जैसे अपनी आभा खो बैठे थे। हाय राम, प्रिंस चार्मिंग के साथ नज़र का टीका होना क्या ज़रूरी है? नम्रता मुस्कुरा पड़ी।
आयोजक ने आगे बढ़कर विनीत का स्वागत किया। सबसे परिचय प्राप्त करते विनीत के चेहरे पर मंद मुस्कान तैर रही थी। उसकी पत्नी को आयोजक दल का एक व्यक्ति महिलाओं की ओर ले आया था। मैडम खन्ना हमारी आज की मेजबान हैं। ये है मालती सिन्हा, नम्रता नागपाल। सबके अभिवादन ग्रहण करती मिसेस खन्ना पास पड़े सोफे पर बैठ गईं। दूसरी ओर से चलकर विनीत महिलाओं के सामने आ खड़ा हुआ। हाथ में पकड़ा ग्लास कहीं रखने जाने के बहाने अंजू पीठ फेर के आगे चल दी। दिल जोरों से धड़क रहा था। अपनी ओर से काफ़ी देर लगा वापस आती अंजू को आयोजक ने घेर लिया था। वाह मिस मेहरोत्रा, आप तो छूट ही गई। सर, ये हैं मिस अंजलि मेहरोत्रा। परसों इनका प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया रहा। अंजलि जी, आज के हमारे होस्ट मिस्टर विनीत खन्ना। हेलो अंजू, कब पहुंची? मुझे इन्फॉर्म कर देती। कहाँ ठहरी हो? उत्तर में अंजू का मौन बहुत ज़ोरों से गूंज उठा था। वाह सर, आपको जानते हैं? हमें पता ही नहीं था। लीजिए आप लोग बातें करें, मैं अभी आया। आयोजक के हटने के साथ ही अंजू भी विनीत को अकेला छोड़कर मालती जी की ओर बढ़ गई। मालती दी, मैं वापस होटल जाना चाहती हूँ। क्या बात है अंजू, तेरा चेहरा इतना उड़ा हुआ क्यों है? चल मैं भी चलती हूँ। ना ना, आप यहीं रहें, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे से टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। प्लीज़ डोंट मेक अ फस ऑफ इट। मालती सिन्हा को कुछ और कहने का मौका दिए बिना अंजू तेजी से रिसेप्शन की ओर चल दी थी। कैन आई गिव यू अ लिफ्ट? सुजय शायद अंजू के साथ ही बाहर आ गया था। नो थैंक्स, लेकिन मैं तो आपके लिए ही लंच छोड़ आया हूँ। किसने कहा था आप लंच ना लें? प्लीज़ गो एंड हैव योर लंच एंड थैंक्स फॉर द सेक्रीफाइस। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं मिस मेहरोत्रा। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। प्लीज़ लीव मी अलोन। अंजू के तेजी से बढ़ते कदमों के साथ सुजय भी रिसेप्शन से बाहर आ गया था। द्वार पर खड़े संतरी ने शालीनता से द्वार खोलकर कार का नंबर पुकारा। टैक्सी प्लीज़, अंजू ने संतरी से कहा। नहीं, आप मेरे साथ चल रही हैं। अंजू के अनुरोध पर दृढ़ता से अपनी बात कहते हुए सुजय ने संतरी को टैक्सी न बुलाने का इशारा कर दिया था। पल भर में सुजय की कार होटल पोर्टिको में आ खड़ी हुई। तत्परता से उतरे वर्दीधारी चालक ने सुजय के लिए कार का पिछला दरवाजा खोला था। आइए, सुजय ने अंजू को निमंत्रण दिया। नो थैंक्स। डू यू वांट टू क्रिएट अ सीन मिस? चलिए, देर हो रही है। वैसे मिस्टर खन्ना का लंच लेना है तो आराम से रुक सकती हैं। रुकती रुकती अंजू न जाने क्या सोचकर कार में बैठ गई थी। परिवेश, स्वामी का आदेश पाते ही चालक ने कार की गति बढ़ा दी थी। आई वॉन्ट टू गो टू माई होटल ओनली। डोंट वरी, यू विल रीच देयर, बट फॉर द टाइम बीइंग कुड यू कीप क्वाइट प्लीज? खिसियाई अंजू कार मिरर के बाहर ताकती रह गई थी। एयर कंडीशन कार में बंद शीशे को खोलने की मूर्खता कर चालक की दृष्टि में उपहास पात्री ही बनना था। उस ठंडे वातावरण में भी अंजू का पारा ऊपर ही चढ़ता जा रहा था। भारतीय कलाकृतियों से अलंकृत परिवेश सचमुच दक्षिण भारत का सात्विक परिवेश प्रस्तुत कर रहा था। बड़े बड़े तैल चित्र, कैन का फर्नीचर, चटाइयों से सज्जित दीवारें, लैंपों से निकलती हल्की रोशनी के साथ विशुद्ध भारतीय वाद्यों की धुन पर अंजू मुग्ध हो उठी। परिवेश का सभी स्टाफ सुजय को पहचानता था। एकांत केबिन में सुजय अंजू के ठीक सामने बैठा था। कुछ ही देर में वेटर 2 थम्स अप रख गया। ऑर्डर सर, अपना स्पेशल लंच लाइए। ओके। विनीत भाव से सिर झुकाकर वेटर चला गया था। आपने मिस्टर खन्ना को क्यों नहीं पहचाना मिस मेहरोत्रा? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अंजू के शब्दों में व्यंग्य घुलाया था। इट्स वेरी मच माई बिजनेस। जानते बूझते किसी अपने को न पहचानना कितना तकलीफ देह हो सकता है, पता है आपको? सुजय के उस स्वर पर अंजू चौंक गई। अगर कहूँ मैंने इसे भोगा है तो? इम्पॉसिबल। एक बार उस तकलीफ को भोग कर दोबारा उसे कोई दोहरा ही नहीं सकता। मैं किसी विनीत खन्ना को नहीं जानती, यह झूठ है। विनीत खन्ना आपके बहुत क्लोज था। प्लीज़ मिस्टर कुमार, अपनी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है।
आप नहीं जानती, आपके सिर्फ न पहचानने से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जो स्वयं पूरा बदल गया, उसकी ज़िंदगी में अब बदलने को रह ही क्या गया है? हो सकता है इसमें गलती आपकी हो, वरना निश्चय ही पुरुष हैं आप, उसी का तो पक्ष लेंगे। अंजू जैसे उदास हो गई थी। आई एम सॉरी, आपकी फीलिंग्स हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर आज विनीत खन्ना के आपकी ओर बढ़ते कदम आपने जैसे रोक दिए, उसने मुझे कोई पुरानी बात याद दिला दी थी। मैं कभी एक विनीत मेहता को जानती थी। विनीत मेहता विनीत खन्ना कैसे बन सकता है? पर शायद गलत कह रही हूँ। मैंने विनीत मेहता को ही कब जाना था? अंजू जैसे अपने आप से बातें कर रही थी। लंच सजाकर वेटर चला गया था। निशब्द सुजय डोंगे उठाकर अंजू को थमाता गया। बिना प्रतिवाद किए अंजू स्वीकार करती गई, पर खाने के नाम पर जैसे दोनों की ही भूख खत्म हो चुकी थी। आपके घर में कौन कौन है मिस मेहरोत्रा? माँ, भाई, भाभी? पापा को जरूर होना था, पर वह 2 वर्ष पूर्व हमें छोड़ गए। 2 बड़ी बहनें हैं, अपने अपने घरों में। फिर विवाह के विषय में नहीं सोचा अंजलि जी? नहीं सोचूंगी ऐसा आपसे किसने कहा मिस्टर कुमार? एक बात जान सकती हूँ, मैंने आपको कौन सी बात याद दिला दी थी? अंजू के उत्सुक नयन सुजय के मुख पर गड़ गए थे। जान जाएंगी, संक्षिप्त उत्तर देकर सुजय ने भोजन की थाली परे सरका दी। वेटर फिर हाजिर हुआ था। स्वीट डिश मैम, क्या लेंगी? कुछ नहीं। कड़वाहट भुलाकर हमें मिठास के साथ अलग होना चाहिए ना। 2 टूटी फ्रूटी, मुझे प्लेन स्ट्रॉबेरी चाहिए। टूटी फ्रूटी नाम से न जाने क्यों लगता है कि सब कुछ टूट गया है। अंजू की उस व्याख्या पर सुजय हंस पड़ा। कभी आप इतनी मैच्योर लगती हैं कि डर लगता है, और कभी एकदम बच्ची बन जाती हैं। बच्ची तो किसी तरह नहीं हूँ, पर कुछ शब्द मुझे अजीब से एहसास कराते हैं। उनमें से यह एक है। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? आपको देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से जानता रहा हूँ, जबकि सच यह है कि हम पहले कभी नहीं मिले। इसके बावजूद जब पहली बार आपके साथ लिफ्ट ली, उस बात को जाने दीजिए। समझ लीजिए गलती हो गई। अब तो हम शत्रु नहीं है ना? इस जीवन में मेरा कोई शत्रु नहीं है मिस्टर कुमार, विनीत खन्ना भी नहीं। आप बार बार विनीत खन्ना का नाम क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं किसी विनीत खन्ना को नहीं जानती। मेरा मूड खराब करके ही शायद आपको आनंद मिले, तो लेते रहिए यह नाम। एंड थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। आधा खाया आइसक्रीम छोड़कर अंजू उठ खड़ी हुई। सॉरी, न जाने क्यों मैं आपको हर्ट कर जाता हूँ। सुजय सोच में पड़ गया। गोदावरी के पोर्टिको में कार रुकते ही अंजू तेजी से उतरकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। पीछे आ रहे सुजय को उसके साथ पहुंचने के लिए काफ़ी तेज कदम बढ़ाने पड़े थे। 4th फ्लोर पर लिफ्ट पहुंच गई। लिफ्ट से उतरते सुजय ने अंजू का हाथ हल्के से पकड़कर कहा, अगर माफ़ कर सकें तो आभारी रहूँगा। आपका दिल दुखाने की सोच भी नहीं सकता। शायद मैं गलत था। अपना हाथ छुड़ाती अंजू कुछ भी नहीं कह सकी। सुजय फिर रुका नहीं, वापस मुड़कर उतर गया। कमरे में पहुंचकर सीधे शावर के नीचे जा खड़े होने की इच्छा हो आई थी। तौलिए से भीगे बाल पहुंचती अंजू फिर विनीत में खो गई। अच्छा हुआ वह विनीत की पत्नी नहीं बनी। धन संपत्ति के लिए जो अपना नाम भी बेच दे, वह क्या पुरुष कहलाने योग्य है? और उसकी वह पत्नी, क्या उसे देखते विनीत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? और यह सुजय, लगता है कहीं कुछ है जो उसे मथता रहता है। शाहीन उसकी कितनी तारीफ करती है। अचानक अंजू को शाहीन बेतरह याद आने लगी। वह होती तो उसका मन बदल जाता। अभी उसके आने में 2 दिन बाकी थे। तभी फ़ोन की घंटी जोरों से घनघना उठी। हेलो, हाँ, मैं अंजू बोल रही हूँ। कौन, पूनम भाभी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ। कल ही लेटर डाला है। अम्मा से कहना परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा भाभी, कोई डोरबेल बजा रहा है, फिर कॉल करूँगी। हाँ हाँ, पूरे हाल लिखे हैं। ओके बाय। रिसीवर क्रेडल पर रखकर अंजू ने दरवाजे की लैच खोली थी। सामने खड़े विनीत को देखकर अंजू चौंक गई थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों आना चाहते हैं? माफ़ी मांगने का अधिकार भी नहीं दोगी अंजू? आई एम अंजलि मेहरोत्रा। इतनी कठोर ना बनो अंजू।
विनीत जैसे गिड़गिड़ा उठा। मिस्टर खन्ना, अगर आपको कुछ कहना है तो आइए, विजिटर्स रूम में चलते हैं। नहीं अंजू, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो गलती की उस अपराध का दंड भोग रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे हमेशा हीनता का बोध कराती रहती है। मेरा सब कुछ उसके कारण है। जैसे मैं निरा अकर्मण्य व्यक्ति हूँ। क्या यह दंड मेरे लिए काफ़ी नहीं अंजू? मिस्टर खन्ना, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में मेरी ज़रा सी भी रुचि नहीं है। अच्छा हो आप ये बातें अपने किसी हमदर्द से करें। तुम ठीक कह रही हो अंजू, मैं इसी योग्य हूँ। काश मैंने तुम्हारे साथ अपना जीवन बांधा होता। मिस्टर खन्ना, आप मेरे लिए एक अपरिचित व्यक्ति हैं। आपके साथ बंधने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर कभी आपको ऑफिस अकाउंट की ऑडिट चेकिंग की ज़रूरत हो तो मेरे रेट्स पता कर लीजिएगा। तुम मुझे अपने विनीत को नहीं जानती अंजू। किस विनीत की बात कर रहे हैं? विनीत मेहता या विनीत खन्ना? न चाहते हुए भी अंजू के स्वर में व्यंग्य घुलाया। फादर इन लॉ का बिजनेस उन्हीं के नाम से चलता है, इसीलिए लोग मुझे भी खन्ना कहने लगे हैं। पापा का कहना है कि मैं उनके बेटे जैसा ही तो हूँ, पर मैं तो आज भी तुम्हारा विनीत मेहता हूँ अंजू। दिस इज लिमिट मिस्टर खन्ना, फॉर हेवंस सेक आप वापस चले जाएं। मेरी जिंदगी से विनीत मेहता का नाम कब का मिट चुका है। आपको अपना नया नाम, नया जीवन मुबारक हो मिस्टर खन्ना। दरवाजे के बाहर खड़े विनीत के मुंह पर अपने कमरे का द्वार अंजू ने जोरों से बंद कर दिया। अंजू का पूरा शरीर थरथरा उठा था। दुस्साहस की भी कोई सीमा होती है? पत्नी को वहां छोड़कर मेरे पास भागा आया है। आंखें आक्रोश से जल उठी। अपमान के आंसू छल छला आए। अंजू को ठंडे पानी से आंखें धोने की जरूरत पड़ गई। एक सांस में पानी का ग्लास गले से नीचे उतार कर भी जैसे अंतर में आग लग रही थी। कहाँ जाए अंजू? यहाँ कोई तो अपना नहीं। वक्त का अंदाज किए बिना थोड़ी देर में अंजू रिसेप्शन पर आई थी। अगर मुझसे कोई मिलने आए तो पहले मुझसे पूछ लीजिए, बिना मेरी परमिशन किसी को रूम में ना भेजें। आई एम सॉरी मैम, एनी प्रॉब्लम? इनफैक्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर ही रहा था, पर मिस्टर खन्ना को टोकना कठिन है। यू नो ही इज़ अ बिग शॉट। आई अंडरस्टैंड। एनी हाउ फ्यूचर के लिए प्लीज़ याद रखें। श्योर मैम। यहाँ से सी बीच के लिए कैसे जाना होगा? होटल गेट से राइट टर्न ले लें। हार्डली 10 मिनट्स वॉक पर सी बीच है, पर अभी इस टाइम उधर बहुत हॉट होगा। इवनिंग में। थैंक्स। अंजू बाहर आ गई। उसके मन के कोलाहल को सागर ही समझ सकता था। अजीब सी मनोदशा में अंजू होटल से निकल पड़ी थी। सिर पर चमक रहे सूरज का ताप जैसे उससे छू भी न गया था। 10 की जगह 15 मिनट पैदल चलने के बाद अंजू को दूर लहराता सागर नजर आया। किनारे नारियल के हरे हरे पेड़ आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे, पर उस समय कुछ सोचने समझने की जैसे शक्ति ही शेष नहीं रह गई थी। थके कदमों से चलती अंजू ने समुद्र के खारे पानी में पांव डाल दिए। स्कूल में जिस दिन दौड़ हुआ करती, अंजू घर आकर निढाल पड़ जाया करती थी। अम्मा, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। किसने कहा था तुझसे दौड़ लगाने को? 1.5 हड्डी का शरीर भला 1 मील दौड़ने लायक है? अब जैसा किया है वैसा भुगत। अम्मा झुंझला उठती। घर के काम भी तो ढेरों हुआ करते थे। नौकर या दाई रखने के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है। यह बात अंजू काफी देर में समझ पाई थी। उस पर बेकार नाराज क्यों हो रही हो? माला बेटी, थोड़ा नमक डालकर पानी गर्म कर दे। अंजू के पाँवों में दर्द है। पापा ने अंजू को हमेशा बेहद दुलार दिया था। पापा तो अंजू को एकदम बिगाड़ कर रख देंगे। अब अम्मा के काम निपटाएं या इसके लिए पानी गर्म करें? माला दीदी भुनभुनाती हुई भगोने में गर्म पानी लाकर पटक देती थी। ये लो रानी साहिबा, गर्म पानी तैयार है। सच, पापा का बताया नुस्खा अक्सीर का काम करता था। दूसरे दिन सोकर उठती अंजू एकदम नॉर्मल होती थी। खेल कूद में अंजू भले ही आगे ना रही हो, पर पढ़ाई में उसका घर में कोई नहीं था। 3 बहनों में सबसे छोटी अंजू को अम्मा का आक्रोश और पापा का अतिशय दुलार मिला था। एक तो तीसरी बेटी, उस पर सांवला रंग। अम्मा हर समय भुनभुनाती रहती थी। दूसरे नंबर पर जन्मे अतुल भैया अम्मा और दादी के लाडले आंखों के तारे थे, पर उनकी सामान्य बुद्धि उनके प्रति पापा की उदासीनता का कारण बनी थी।
समझदार होने पर अंजू को अतुल भैया के प्रति बहुत सहानुभूति हो आई थी। पापा का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तिरस्कार भैया को मौन और अंतर्मुखी बना गया था। अंजू को उनका तिरस्कार कभी कभी बहुत चुभता था। भैया के तिरस्कार पर वह पापा से नाराज हो उठती थी। हर बार भैया का रिजल्ट उनके अपमान का कारण बन जाता था। पापा, आप तो भैया के पीछे ही पड़े रहते हैं। जरूरी तो नहीं कि जो फर्स्ट आए बस वही बुद्धिमान है। तू नहीं समझेगी अंजू, यह तो कूड़ मगज है। दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, पर इससे कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। अपनी बुद्धिहीनता की बात सुनते भैया बड़े जरूर हो गए, पर मन से पापा को उन्होंने शायद कभी क्षमा नहीं किया था। एक बात बता अंजू, अगर उन्नति के लिए सिर्फ तेज दिमाग ही जरूरी है तो पापा क्यों अकाउंटेंट ही बन पाए? सचमुच अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बावजूद पापा को उनका प्राप्य नहीं मिल सका था। ऑफिस में उन्नति के मानदंड कुछ और हुआ करते हैं, वरना अति सामान्य बुद्धि वाले नागर अंकल क्या पापा को सुपरसीड कर सकते थे? उस घटना के बाद से ही पापा मानो टूट गए थे। पहला हार्ट अटैक भी तो उन्हें तभी पड़ा था। हमेशा अपनी बुद्धि का गुणगान करने वाले पापा अचानक चुप पड़ गए थे। भैया तब तक एमएससी कर चुके थे। पापा ने उनकी सर्विस के लिए सहायता की पेशकश की थी, पर भैया की ओर से उत्साह न था। पापा झुंझला उठे थे। बिना सिफारिश मामूली सेकंड क्लास को अच्छी नौकरी तो मिलने से रही, क्लर्की के लिए भी सोर्स चाहिए। भैया ने स्थानीय कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए आवेदन दिया था। प्रिंसिपल नगेंद्र नाथ को उनमें न जाने क्या दिखा कि फर्स्ट क्लास उम्मीदवार की जगह भैया को नौकरी मिल गई थी। कुछ ही दिनों में भैया की मेहनत रंग लाई। आत्मविश्वास से उनका चेहरा चमकने लगा। प्राचार्य उनकी सिंसियरिटी से बेहद प्रसन्न थे। प्राचार्य के प्रिय पात्रों में भैया भी एक थे। पापा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। मास्टरी करने के लिए एमएससी करने की क्या ज़रूरत थी? सोचा था एक लड़का है, ढंग से लग जाए तो घर बन जाएगा। पापा, भैया कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मास्टर नहीं है। अपने बल पर कॉलेज में कितने लोग जॉब ले पाते हैं, कभी सोचा है आपने? 12वीं में पढ़ रही अंजू तब तक भैया का दुख समझने लगी थी। अंजू के परीक्षा परिणाम सदैव पापा को उत्साहित कर जाते थे। इस लड़की ने मेरा दिमाग पाया है। देख अंजू, मैं तो घर गृहस्थी के पचड़ों में कुछ नहीं कर पाया, पर तुझे खूब पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे ही डिपार्टमेंट में तू बड़ी अधिकारी बनकर आए, ताकि सबके सामने सीना तान कर सकूं कि देखो, यह है मेरी बेटी। पापा की उन बातों से अंजू का उत्साह बढ़ता ही जाता था। कुशाग्र बुद्धि अंजू का प्रिय विषय गणित ही था। जिस दिन उसने चार्टेड अकाउंटेंसी में एडमिशन का फॉर्म भरा, उस दिन से पापा अंजू का विशेष ध्यान रखने लगे थे। देखो कमला, अंजू को दूध जरूर मिलना चाहिए। मेरी जगह अंजू को दूध दिया करो। वाह, भली कही। बेटी के प्यार में ऐसा दीवाना होते किसी को नहीं देखा। बेचारे अतुल पर इतना लाड उड़ेला होता तो कुछ फायदा भी था। अम्मा भुनभुनाती, क्या खाक फायदा होता? मैं तो कहता हूँ तुम्हारे ही लाड ने उसे निकम्मा बना दिया है। पापा झुंझला उठते थे। अरे वंश तो उसी से चलना है। लाख लड़की पर प्राण न्यौछावर करो, आखिर तो पराई ही कहलाएगी। तुलसी की माला हाथ में लिए दादी की कड़ी दृष्टि अंजू पर पड़ती। रात में अम्मा एक कप दूध भैया को दिया करती थी। बहुत बाद में पता लगा था कि अम्मा को अपनी कसम देकर भैया ने अपने हिस्से का दूध अंजू के नाम कर दिया था। चार्टेड अकाउंटेंसी एडमिशन के सफल प्रत्याशियों में अंजू का नाम देखकर पापा ने पूरे ऑफिस को मिठाई खिलाई थी। उस दिन पापा का गर्वित चेहरा अंजू का श्रम सार्थक कर गया था। शाम को एकांत में भैया ने एक पैकेट थमाते हुए कहा था, तेरी इस सफलता के लिए तो बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए था, पर तू तो मेरी औकात जानती ही है। पापा के सपने तू सच कर, यही मेरा आशीर्वाद है। भैया, कहती हुई अंजू अतुल के सीने पर सिर रखकर रो पड़ी थी। वाह, क्या यहाँ खड़े खड़े कोई खास साधना की जा रही है? अचानक पीछे से आई आवाज पर अंजू चौंक उठी। सुजय न जाने कहाँ से उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। ओह नहीं, बस यूं ही पाँव सेक रही थी। सचमुच
तपते सूरज का छत्र लगाए गर्म पानी में भी कोई यूं आराम से खड़ा रह सकता है? देखा ना होता तो विश्वास कर पाना कठिन था। मेरी तो गर्म पानी में पांव डालकर घंटों बैठने की आदत है मिस्टर कुमार। पर आप इस समय यहाँ क्यों? सागर तट पर आने के लिए कोई खास समय हुआ करता है? चारों ओर नजर दौड़ाइए। नारियल के पेड़ों के नीचे से लेकर चारों ओर बिखरे लोगों को गिनिए तो गिन नहीं पाएंगी। समझ लीजिए उन्हीं लोगों में से कुछ में मैं और आप भी हैं। काफी है ना ये एक्सप्लेनेशन? स्वर में शरारत स्पष्ट थी। आपके एक्सप्लेनेशन से कुछ मुझे लेना देना नहीं है। अपनी स्वतंत्रता में किसी की दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं है, बस। शायद आपको पता नहीं, पानी में टखनों तक साड़ी उठाए खड़ी आप कितनी आंखों का आकर्षण बन चुकी हैं। न जाने कितने कैमरों में आपकी यह अविस्मरणीय छवि कैद हो चुकी है। ओ नो! ऊपर कर पकड़ी साड़ी अनायास ही हाथ से छूटकर पानी में गिरते ही गीली हो गई थी। न जाने लोग क्या सोचते होंगे। अंजू के साथ सुजय ने भी कदम बढ़ाए। क्या विनीत खन्ना से झगड़ा किया था या द्वार से खाली हाथ लौटाए व्यक्ति के यहाँ दुख मनाने आई थी? आपके व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है मिस्टर कुमार। तो आइए काम की बात हो जाए। चलिए वहाँ बैठकर ठंडा नारियल पानी पीते हैं। मुझे नारियल पानी पीना कतई पसंद नहीं है। तो एक गिलास समुद्र का खारा पानी ऑफर करूं? वैसे तो आपकी आंखों में भी आक्रोश का सागर लहरा रहा है। टू हेल विद यू मिस्टर कुमार। किसी इंसान को शांति से अकेले जीने का अधिकार है या नहीं? अगर अकेलापन शांति दे तो जरूर है, पर कभी अकेलापन खाने को दौड़ता है। उस समय लगता है कि कोई होता जिसे अपना सब कुछ बांट पाता। सुजय अचानक बेहद गंभीर हो आया था। वह कोई मैं नहीं बन सकती मिस्टर कुमार। जानता हूँ, वो कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। फिर बेकार कोशिश क्यों? भगवान के लिए अब मेरा पीछा ना करें। तेज कदमों से वापस लौटी अंजू के लिए मालती सिन्हा वेट कर रही थी। अरे मालती दी, आप यहाँ? तो अचानक लंच छोड़कर वापस क्यों चली आई अंजू? मैं परेशान थी। क्या हुआ? बस यही पूछने चली आई। कुछ नहीं, बस अजीब सी घुटन होने लगी थी। तेरे पीछे सुजय भी चले आए थे। कुछ कहा सुनी हो गई थी अंजू? नहीं दीदी, वैसी कोई बात नहीं है। चलो रूम में चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक सिप करती मालती सिन्हा कुछ गंभीर हो उठी थी। इतने दिन तेरे साथ बड़े अच्छे बीत गए। 4 दिन बाद हम अलग अलग राहों पर होंगे। फिर न जाने कब मिले। क्यों? आपने प्रॉमिस किया है ना सिन्हा साहब और बिटिया के साथ लखनऊ आएंगे। तो जल्दी से शादी कर डाल। हम बस जरूर आएंगे। यानी आपके लखनऊ आगमन के लिए मुझे अपनी बलि देनी होगी? बलि कैसी? माँ बनकर ही नारित्व सार्थक है अंजू। तुम अपने नारित्व को सार्थक कर सकी हो मालती दी। कुछ भी कह, आशीष के बाद अगर विवाह ना करती तो बहुत रीति रह जाती। पति बेटी के साथ पूर्ण तो हूँ। मालती सिन्हा की बात पर अंजू चुप रह गई थी। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में आए डेलीगेट्स के लिए स्थानीय 5 सितारा होटल से डांस कंपटीशन के निमंत्रण आए थे। कंपटीशन के बाद डिनर के लिए सभी आमंत्रित थे। मालती सिन्हा के साथ साथ दीपा, नम्रता, अर्चना चहक उठी। वाह, मज़ा आ गया। हमें ये सब देखने की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। चलेंगी ना मालती जी? दीपा विशेष उत्साहित थी। क्यों नहीं, तू भी चलेगी ना अंजू? अभी डिसाइड नहीं किया है। सुजय, तुम तो ज़रूर चलोगे ना? एलिजिबल बैचलर ठहरे, शायद वहाँ कोई लाइफ पार्टनर के लिए जच जाए। पास खड़े सुजय से मालती जी ने परिहास किया था। नॉनसेंस, नंगे जिस्मों की नुमाइश देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसी लड़कियां, किसी धनी व्यक्ति की जेब खाली करना उन्हें खूब आता है। आई सिंपली हेट सच थिंग्स। आक्रोश के कारण सुजय का चेहरा तमतमा आया। पास खड़े लोग चौंक कर देखने लगे। मालती सिन्हा का चेहरा स्याह पड़ गया और महिलाएं धीमे से हट गई थीं। सुजय तेजी से बाहर चला गया। मैंने ऐसी कौन सी बात कही अंजू जिससे सुजय इस तरह चिढ़ गया? पता नहीं मालती दी, आप बेकार परेशान ना हो। इसमें आपके कहीं कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मालती जी सहज नहीं रह सकी। डांस कंपटीशन में जाने का उत्साह कपूर सा उड़ चुका था।
शाम को प्रोग्राम खत्म होने के बाद अंजू मालती जी के साथ बाहर आ रही थी कि दूर से शाहीन ने आवाज़ दी, अंजू। अरे शानी, तू कब आई तू? मैं रोज़ तेरा इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए आज हम पर निगाह भी नहीं डाली। मुझे क्या पता था कि तू आ जा रही है। सलीम भाई भी आ गए हैं क्या? आने वाले तो कल थे, पर जैसे ही सुना कि उनकी प्यारी साली यहाँ है, सारा काम छोड़कर दौड़े आए हैं। दस शैतान की बच्ची। अच्छा अंजू, मैं चलती हूँ। नहीं मालती दी, आज आप डिप्रेस्ड हैं, आप मेरे साथ चलेंगी। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। आज इतने दिनों बाद शाहीन मिली है, तुझे सुनाने के लिए ढेर सी बातें होंगी उसके पास। मैं एकदम ठीक हूँ। आर यू श्योर मालती दी? एकदम श्योर। अब कल भर का ही तो साथ है, फिर हम कहाँ होंगे? मालती सिन्हा चली गई। अंजू शाहीन के साथ उसके घर चली गई थी। अंजू ने सलीम को फ़ोन से बुला लिया। आते ही सलीम ने अंजू को सलाम बजाया। अपनी महबूबा की प्यारी दोस्त को बंदे का आदाब। आदाब भाईजान। वैसे ये शाहीन की बच्ची आज तक आपकी महबूबा बनी हुई है, जानकर हैरत हुई। अब आप इनकी जगह ले लें तो बेशक यह हमारी महबूबा नहीं रहेंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, शर्म नहीं आती बीवी के सामने ऐसी बातें करते? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था। बताइए, क्या हाजिर करूं आपकी खिदमत में? होटल की सबसे लाजवाब डिशेस डिनर में, और फिलहाल कोल्ड ड्रिंक्स के साथ पनीर पकौड़े। ठीक है ना अंजू? तेरा हुक्म तो मानना ही होगा, वरना कैसे बचूंगी? आप भी मानती है ना ये बात? अब सोचिए, यह बंदा किस मुश्किल में जिंदगी काट रहा है। तुम्हारी तो। शाहीन ने तकिया उठाकर सलीम पर फेंक मारा था। वह शाम अंजू की बहुत अच्छी कटी। शाहीन और सलीम के साथ वक्त को जैसे पंख लग गए थे। बहुत रात हो जाने पर शाहीन अंजू से वहीं रुकने की जिद करती हार गई, पर अंजू नहीं मानी थी। सलीम के साथ स्कूटर पर उसे भेजती शाहीन हिदायतें देती जा रही थी। देखो, स्कूटर धीमे चलाना। अंजू को इम्प्रेस करने के लिए स्कूटर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ठीक है भाई, समझ गया। एतबार ना हो तो साथ ही चली चलो, दोनों को एक साथ बिठाकर उड़ाकर ले जा सकता हूँ। जानती हूँ कितने पानी में हो, एक तो झेली नहीं जाती, दो की बातें करते हैं। अच्छा अंजू, कल मिलेंगे, बाय। रिसेप्शन काउंटर पर अंजू के लिए एक हल्का नीला लिफाफा और दूसरा पूनम भाभी का पत्र रखा था। दोनों चिट्ठियां लेकर अंजू रूम में आ गई थी। पूनम भाभी को अंजू के बिना घर अच्छा नहीं लगता। अम्मा भी अंजू को बेहद याद कर रही हैं। पूरे घर के हालचाल लिखकर अंत में एक लाइन जोड़ दी थी, विनीत से उसका सामना तो नहीं हुआ ना? उसके भैया का फॉरेन जाने का चांस करीब पक्का हो गया है, आदि आदि। पत्र रखकर अंजू सोच में पड़ गई थी। काश पापा भैया की ये सफलता देख पाते। हल्का नीला लिफाफा साइड टेबल पर धरकर अंजू ने उस पर से ध्यान हटा लेना चाहा था। बिना खोले उसे पता था कि नीला रंग विनीत का फेवरेट कलर था। सगाई टूटने के बाद ऐसे नीले लिफाफे पूनम भाभी ने जबरदस्ती उसके सूटकेस से निकलवा लिए थे। इन्हें सहेज कर रखने से फायदा? झूठ में पगे अक्षर दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी तरह उसके ये पत्र भी दगा देंगे अंजू। उसमें जरा भी शराफत हुई तो तेरे पत्र भी वापस भेज देने चाहिए, वरना ब्लैकमेल के न जाने कितने किस्से लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर गए हैं। वे ऐसे नहीं हैं भाभी। स्वयं उससे अपमानित होने के बावजूद अंजू के दिल में विनीत के लिए बहुत जगह थी। वह कैसा है बताने की ज़रूरत नहीं। पूनम भाभी नाराज हो उठी। पलंग पर लेटती अंजू की नज़र फिर उसी लिफाफे पर पड़ी। दिमाग कहता था कि बिन पड़े फाड़ कर डस्टबिन में डाल दे अंजू, पर दिल उसके अंदर बंद इबारत को पढ़ने के लिए बेचैन था। टेबल से लिफाफा उठाकर कुछ देर उसे हाथ में लिए रही, फिर खोल डाला। विनीत की परिचित लिखाई सामने थी। अंजू, मेरी अंजू लिखने का तो स्वयं अधिकार खो चुका, शिकायत किससे करूं? देखो, बिना पढ़े खत फाड़कर फेंक मत देना। फांसी के अपराधी को भी अंतिम इच्छा व्यक्त करने की अनुमति मिलती है, पर मेरा अपराध शायद उससे भी ज्यादा है। कल तुम्हें देखकर बहुत मुश्किल से जो कुछ भुलाना चाहा था, फिर दुगनी तीव्रता से याद आ रहा है। कितने अच्छे थे वे दिन। आज इतने सुख ऐश्वर्य के बीच करवटें बदलता कितना अकेला छूट गया हूं मैं। तुम्हारे साथ कितना पूर्ण पाता था अपने आप को।
तुम्हारी आंखों में उतरते मेरे सपने तुम्हारी आंखों की चमक बढ़ा जाते थे। पत्नी से प्राप्त ऐश्वर्य का स्वाद कितना फीका है, काश तुम्हें बता पाता। मैंने वो सब कुछ पा लिया है जिसका कभी मैंने स्वप्न देखा था, पर सब कुछ पाकर भी मैंने आत्मविश्वास, गौरव और सम्मान खो दिया है अंजू। सविता मेरी पत्नी कम, स्वामिनी अधिक है। यह स्वीकार करते मैं तुम्हारे प्रति किए अपराध का दंड भोग रहा हूँ। कभी जी चाहता है कि वो दिन फिर वापस आ जाते। नन्ही गौरैया से तुम किस कदर मुझ पर डिपेंड करती थी। तुम्हारी मुग्ध चमकती आंखें मेरी हर बात कैसे सराहती थीं। मैं अंदर से टूट चुका हूँ अंजू। विनीत मेहता, वह महत्वाकांक्षी युवक उसी दिन मर गया जिस दिन उसने अपना मूल्य लगाया था। इकलौती बेटी के पिता मिस्टर खन्ना ने इतनी ऊंची बोली लगाई थी कि लगा सारे सपने अचानक एक साथ मेरी मुट्ठी में कैद हो गए हैं। आज मेरी मुट्ठी एकदम खाली है, बिल्कुल रीति है, मेरी तरह। क्या हम आगे मिलते रह सकते हैं अंजू? तुम्हारी दो पंक्तियां मेरा मनोबल बढ़ाकर मुझे जीवन दे सकती हैं। विनीत। न चाहते हुए भी अंजू की आंखें भीग आई थीं। विनीत को उसने अपने से अधिक चाहा था, पर आज का यह पत्र क्या उसके जीवन का सत्य है? सगाई टूटने के बाद पूनम भाभी ने कहा था, अंजू मेरी बात मान, उसे अच्छी तरह समझाते हुए एक खत डाल दे। भला यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल हुआ कि जब जी चाह सगाई कर ली, जब जी चाह सगाई तोड़ दी? ना भाभी, यह मैं किसी हालत में नहीं कर सकती। उससे अपने लिए भीख नहीं मांगी जाएगी मुझसे। आगे अंजू बोल नहीं सकी थी। आज वही विनीत उससे दो पंक्तियों की भीख मांग रहा है। क्या करे अंजू? पूरी रात शायद जागते बीत गई थी, पर सुबह तक अंजू निर्णय ले चुकी थी। पुरुष हमेशा स्त्री की कोमल भावनाओं पर प्रहार कर विजय पाता रहा है। अब वह अपने पर विनीत की विजय नहीं होने देगी। वह विनीत का शिकार बनी नहीं रह सकती। धीमे से चिट्ठी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिफाफे में बंद कर एक पंक्ति लिखी थी, अगर यह पत्र आपकी पत्नी को भेज देती तो? अपने को दयनीय दिखाने वाले व्यक्ति को मैं कायर कहती हूँ। कायर पुरुष को किसी भी स्थिति में सम्मान दे पाना या उससे संबंध बनाना मुझे संभव नहीं। अपने नियति के निर्माता हम खुद हैं। विनीत खन्ना के नाम लिफाफा पोस्ट कर अंजू काफी हल्का महसूस कर रही थी। इतने दिनों से विनीत जिस तरह उस पर हावी था, आज उससे वह अपने को मुक्त महसूस कर हल्की हो आई थी। त्रिवेंद्रम में आज सबका अंतिम दिन था। कल सब अपनी अपनी अलग अलग राहों पर होंगे। आज लंच के बाद सेशन समाप्त हो जाना था। कई डेलीगेट्स अंजू को अपने अपने कार्ड थमा रहे थे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस मेहरोत्रा। कभी हमारी ओर आए तो फ़ोन भर कर दें, आपका स्वागत रहेगा। आप हमारी स्मृति में हमेशा सजीव रहेंगे मिस मेहरोत्रा। आपका जीवंत व्यक्तित्व भुलाना आसान नहीं है। सब की बातें सुनती, कार्ड्स पर्स में धरती अंजू हौले हौले मुस्कुरा रही थी। मालती सिन्हा सबसे हंस हंस कर विदा ले रही थी। नेहा, नम्रता, दीपा, अंजू सब एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के वादे कर रही थीं। तभी पीछे से मालती सिन्हा ने अंजू की पीठ पर हाथ धरकर स्नेह से कहा था, सब में मेरा भी नाम है या नहीं? क्या कहती हैं मालती दी? आपका नाम ही क्यों, आप तो मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। इधर आ, तुझसे कुछ कहना है। अंजू का हाथ पकड़कर मालती जी एकांत में ले गईं। जानती है कल क्या हुआ? क्या हुआ, कैसे जानूंगी मालती दी? अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अंजू हंस पड़ी। बहुत डिप्रेस्ड मूड में होटल पहुंची थी। सोचा था बिना खाए पिए किसी तरह रात काटूंगी। मेरे पहुंचने के 3-4 घंटे बाद सुजय आ पहुंचा था। आते ही पांवों पर झुक गया। मुझे माफ़ कर दो दीदी, आज अनायास ही आपसे ऊंचे स्वर में उल्टा सीधा बोल गया। मैं चौंक गई थी। समझाते हुए कहा था, ठीक है, हर एक की अपनी कोई मजबूरी होती है। शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। जय, मूड तो मेरा हमेशा के लिए बदल चुका है दीदी। कभी मैं आज का रूखा सुजय कुमार एक खुश मिजाज लापरवाह युवक भर हुआ करता था। पापा की अपार संपत्ति से बेखबर, अपनी धुन में मस्त। ऐसा क्या हो गया जय? बता पाना संभव नहीं।
अगर हो सके तो ये चंद पंक्तियां लिख लाया हूँ, पढ़ देखना। उन पंक्तियों को पढ़कर मैं तो ताज्जुब में पड़ गई अंजू। लड़कियां भी इतनी क्रूएल हो सकती हैं, विश्वास नहीं होता। बहुत दुख पाया है बेचारे ने। आप भी मालती दी इन बातों पर विश्वास करती हैं? स्त्री की वीकनेस ये खूब जानते हैं। आपकी भावनाएं उभारने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी लिख डाली होगी और आप पसीज गईं। अंजू को विनीत के खत का ख्याल हो आया। अरे नहीं, मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो बहकावे में आ जाऊं? विश्वास नहीं होता तो तू ही पढ़ के देख। मालती दी ने 4-5 पृष्ठ अंजू की ओर बढ़ाए थे। मुझे क्या पड़ी है जो ये सब पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करूं? मेरे लिए तू पढ़कर देख तो अंजू, फिर अपना फैसला देना। अभी तेरे पास टाइम नहीं है तो ले, तू ही इसे रख ले। मालती जी ने जबरन अंजू के बैग में वो कागज डाल दिए। विदाई की बेला भावभीनी हो उठी थी। मालती सिन्हा ने अंजू को अपने सीने से चिपटा कर प्यार किया था। देखो अंजू, बहन बनी हो तो बड़ी बहन के घर आना होगा। लखनऊ से झांसी ज़्यादा दूर तो नहीं है। 7 समुंदर पार भी आपसे मिलने पहुंचूंगी मालती दी। अंजू भावुक हो आई। बहुत मना करने के बावजूद शाहीन ने एक सलवार सूट का पैकेट अंजू को थमा दिया था। उम्र में हम भले ही बराबर हों, पर शादी हो जाने की वजह से मेरा दर्जा तुझसे ऊपर है। छोटी बहन खाली हाथ विदा नहीं की जाती। सलीम को शिकायत थी कि अंजू कॉन्फ्रेंस में बिजी रही, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं दिया। फिर आने का वादा कर अंजू वापस होटल आई थी। दूसरे दिन बहुत सवेरे लखनऊ की फ़्लाइट अंजू को पकड़नी थी। सामान पैक कर पास के सी बीच तक घूम आने के इरादे से अंजू नीचे उतरी थी। रिसेप्शन पर उसके नाम एक स्लिप छोड़ी गई थी। भविष्य में हमें कभी नहीं मिलना है, जितना मिले याद रहेगा, सुजय। स्लिप पढ़ते ही अंजू का मन उदास सा हो आया। पिछले कुछ दिनों में जैसे यहाँ एक नया परिवार सा बन गया था। शाहीन, मालती दी, सलीम और हमेशा उस पर व्यंग्य कसते रहने वाला सुजय भी। उस परिवार का मनो सदस्य सा बन गया था। आज सब अपनी अपनी अलग अलग राहों में होंगे। कुछ दिन एक दूसरे से पत्र व्यवहार चलेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। इस सच को जानते हुए भी उन 2 पंक्तियों ने अंजू को उदास कर दिया। विनीत के प्रति मोह भंग पर अंजू को ताज्जुब हो रहा था। जिनसे मात्र कुछ एक दिन का परिचय था, उनसे बिछो पर मन उदास हो रहा था। पर जिसे प्राणों से भी अधिक चाहा था, जाते समय वह दूर तक कहीं नहीं था। पूनम भाभी भला उसकी इस बात पर विश्वास कर सकेंगी? सी बीच तक घुमाने का जैसे उत्साह ही खत्म हो गया। कमरे में वापस लौटकर अंजू बालकनी में जा बैठी थी। रिसेप्शन पर वेकअप कॉल देने के निर्देश देकर अंजू सोने की तैयारी कर ही रही थी कि मालती जी का फ़ोन आ गया था। क्या कर रही है अंजू? बहुत खाली खाली महसूस कर रही थी, इसलिए कॉल किया। बहुत अच्छा किया मालती दी, मुझे भी बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। पैकिंग हो गई? हाँ, सब हो गया। सच कहूँ तो इस वक्त बेटी बेतरह याद आ रही है। लग रहा है पंख लगा कर उड़ जाऊं। कल ही तो जा रही हैं, पहुंचकर खत लिखना मत भूलिएगा। वह कैसे भूल सकती हूँ अंजू? तेरे बारे में तो सिन्हा साहब को ढेर सी बातें बतानी है। तारीफ ही कीजिएगा दीदी, बुराई तो नहीं करेंगी ना? तेरी तो सभी तारीफ करते हैं। आज शाम सुजय भी तेरी ही बात कर रहा था। मेरी बात? सुजय क्या कह रहे थे? अंजू ताज्जुब में पड़ गई। तेरी बुराई नहीं कर रहा था, क्या ये कम नहीं है? वैसे भी उसकी बुराई तारीफ से तुझे तो कुछ लेना देना है नहीं। ठीक कहा ना अंजू? जी। कल कितने बजे निकलना है मालती दी? अंजू की आवाज़ लड़खड़ा गई थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। तेरी फ्लाइट तो अर्ली मॉर्निंग है ना? ओके बाय, फिर मिलेंगे। मेरा ये मतलब तो नहीं था मालती दी। नहीं नहीं, मुझे भी रेस्ट करना है। ऑल द बेस्ट। मालती जी ने फ़ोन काट दिया। सुजय मालती जी से मिलने गया, उनसे अंजू के बारे में न जाने क्या बात की। अंजू को वो स्लिप देना जरूरी था क्या? उधेड़-बुन में पता नहीं कितनी देर अंजू सोई, कितनी देर जागी, हिसाब लगा पाना कठिन था। सुबह की ताज़ी हवा ने रात का नैराश्य भुला दिया था। काउंटर पर ताजे लाल गुलाबों का बुके कार्ड सहित अंजू की प्रतीक्षा कर रहा था। विनीत ने गुलाब भेजे थे। एक पंक्ति थी, अपने सबसे अच्छे मित्र को बहुत प्यार सहित, विनीत।
बुके हाथ में लिए अंजू मुस्कुरा उठी थी। विनीत का चेहरा गुलाबों में साकार हो उठा था। प्यार से फूलों को सहलाती अंजू ने घर पहुंचते ही विनीत को पत्र लिखने का निर्णय ले डाला था। कमजोरियों के बावजूद विनीत से अंजू नफरत नहीं कर सकी। मित्र रूप में विनीत का स्नेह उसे आह्लादित कर गया था। घर पहुंचते ही अम्मा ने बाहों में भर लिया। 15 दिनों में तेरी तो शक्ल ही बदल गई है। पहले ही कमजोर थी, अब और भी सूख गई है। तुम्हें तो अम्मा अपने बच्चे हमेशा ही दुबले नजर आएंगे। मेरे ख्याल में तो अंजू को चेंज सूट किया है, चेहरा चमक रहा है। अतुल भैया ने स्नेह से उसकी पीठ थपथपाई। पूनम भाभी एकांत की तलाश में थी। अकेला पाते ही अंजू पर प्रश्नों की बौछार कर डाली। सच कहे अंजू, विनीत मिला था ना? हाँ। क्या? कहाँ मिल गया? क्या तूने इन्फॉर्म किया था? इतना ही जान पाई हो अपनी अंजू को? मैं उसे इन्फॉर्म कर सकती हूँ भाभी। फिर कैसे मिल गया? सच मेरी तो जान सूखी जा रही है। मैं अच्छी भली तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हारी जान सूख रही है। अब क्या मैं 20 साल की अंजू हूँ? देखने में तो फर्क अब भी नहीं आया है, ज्यादा ही निखर आई हो। पूरी बात बता, नहीं बताई तो देख लूंगी। देख लेना, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं भाभी। सच तो यह है कि वह एक बेहद कमजोर इंसान था। उस समय बचपने में सब कुछ ठीक लगता था, पर इस बार लगा कि उसका अपना व्यक्तित्व ही नहीं है। तो अब सही व्यक्ति की तलाश शुरू की जाए। तलाशने की क्या जरूरत है भाभी? अब तो मैं भी भगवान की इच्छा अनिच्छा मानने लगी हूँ। जो होना है सो होगा। अच्छा, मेरी पुरखिन 10-15 दिनों में ही इतना ज्ञान बटोर लाई है। कोई गुरु मिल गया था क्या? क्यों, मुझ में अपनी अकल नहीं है क्या? अरे उसकी तो बात ही नहीं। तुस्सा कोई दूसरा है इस घर में? क्यों, भैया क्या किसी से कम है? भैया इज अ सेल्फ मेड पर्सन। आई एम प्राउड ऑफ हिम। पूनम का मुंह चमक उठा। कुछ दिन घर ऑफिस की व्यस्तता में बीत गए। रात में अंजू को कभी कभी सब कुछ बहुत याद आता था। कोवलम सी बीच तो स्मृति में बार बार कौंधता था। मालती सिन्हा को लंबा सा खत लिखकर अंजू उनके पत्र की प्रतीक्षा करने लगी। पूनम भाभी के साथ शॉपिंग को जाने को तैयार अंजू ने अपना बैग निकाला। त्रिवेंद्रम से इसी बैग में अंजू ढेर सारे नारियल भरकर लाई थी। इस बैग की यही खासियत थी, फोल्ड करने पर एकदम छोटा सा हो जाता था और सामान भरने पर खूब बढ़ जाता था। बैग झाड़ते वक्त कागज के कुछ पृष्ठ निकल आए थे। उन कागजों पर अंकित अपरिचित लिखाई ने उत्सुकता जगा दी थी। जब से होश संभाला अपने को अकेला ही पाया। मम्मी के लिए पापा बहुत बड़ी जायदाद और फैक्ट्री छोड़कर उन्हें बहुत जल्दी अकेला कर गए थे। मम्मी ने अपना सब कुछ ही नहीं, अपने को भी सागर अंकल को सौंप दिया था। ये बातें बड़े होने पर समझ पाया था मैं। तब से सागर अंकल मेरे प्रतिद्वंदी बन गए थे। मम्मी ने मुझे न जाने क्यों बड़ा हो जाने दिया। उस रात मम्मी जिद करके क्लब के बॉल डांस में ले गई थी। हमेशा घर में पड़े किताबें चाटते हो, घर के बाहर भी कोई दुनिया है, तुम्हें जानना चाहिए। क्यों? क्यों पूछ रहे हो? इतनी बड़ी संपत्ति के अकेले वारिस हो, इसलिए अच्छा बुरा जानना जरूरी है ना। इस संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है मम्मी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कुछ भी समझ लो, यह सब कुछ मेरे लिए अस्पर्श्य है। पर क्यों? तेरे पापा के कारोबार पर और किसका हक है जिसे तुम यह हक दे चुकी हो मम्मी? पागल हो गया है? किसे हक दिया है मैंने? कई बार हक अनजाने ही दे दिए जाते हैं। खैर, उस बात को छोड़ दो। वैसे भी इस सब पर फिर अधिकार पा सकना आसान नहीं होगा। तेरी बातें मेरी समझ से परे हैं, पर आज मेरी खातिर चला चल प्लीज। जय बेटे। मम्मी ने बहुत कम बार मुझे बेटा कहा होगा। उनकी उस मनुहार पर मैं पसीज गया। मम्मी की जिद के कारण सूट पहनकर जाना पड़ा था। पूरा क्लब विद्युत झालरों से जगमगा रहा था। ढेर सारी लड़कियां, रंग बिरंगे परिधान, तरह तरह की परफ्यूम्स की सुगंध, उनकी खिलखिलाहटें अजीब समा बांध रही थी। वहां पहुंचकर अपने को अजनबी सा महसूस करने लगा था। मम्मी न जाने किस किस से मुझे इंट्रोड्यूस कराती जा रही थी। न जाने क्यों सारी लड़कियां मेरे आसपास ही मंडरा रही थी। शायद मेरी अपार संपत्ति
मेरे प्रति उनके प्रबल आकर्षण का कारण थी। मेरे सामने सोफे पर बैठी लड़की मेरी ही तरह बहुत चकदर्शक थी। तभी एक युवक ने उसके पास पहुंचकर शायद उससे डांस की रिक्वेस्ट की थी। लड़की उसके अनुरोध पर अपने आप में और भी सिकुड़ गई थी। युवक ने जैसे उसे जबरन खींचकर डांस फ्लोर पर ला खड़ा किया था। मैं स्पष्ट देख पा रहा था कि वह लड़की डांस नहीं जानती थी। शर्म से पानी पानी हो रही लड़की को युवक ने हल्के से फ्लोर के बाहर कर दिया था। डांस कर रहे एक जोड़े से टकराती वह लड़की ठीक मेरी गोद में आ गिरी थी। उसके स्पर्श से मेरा सर्वांग रोमांचित हो उठा था। सॉरी, अपने को संभालती लड़की रोने रोने को हो आई थी। इट्स ओके, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। मेरे पास सिमट कर बैठी लड़की भयभीत चिड़िया सी लगी। पास से गुजर रहे वेटर को कोल्ड ड्रिंक लाने का ऑर्डर देकर मैंने बातचीत शुरू की। आपका नाम? मोनिका। कहाँ रहती हैं? उदयपुर। यहाँ मामा के घर आई हूँ। कौन हैं आपके मामा? बैरिस्टर विश्वंभर राय। ओह, आप राय अंकल के घर ठहरी हैं। आप मामा को जानते हैं? उनके घर तो मम्मी की ब्रिज पार्टी होती है। आप भी कार्ड खेलते हैं? दो भोली आंखें मन की सारी उत्सुकता समेटे मुझ पर निबद्ध थीं। अगर खेलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई हेट कार्ड एंड ड्रिंक पार्टीज। मी टू। मोनिका के साथ कितना सुकून मिल रहा था। उस भीड़ और घुटन भरे हॉल के एक कोने में मोनिका खुली हवा के झोंके ले आई थी। इस बीच न जाने कितनी जोड़ी ईर्ष्यालु आंखें हमें तरेड़ती रहीं, पर हम दोनों उनसे उदासीन कोल्ड ड्रिंक्स खत्म कर आइसक्रीम लेकर बाहर आ गए। तुम्हारे मामा इतने एडवांस हैं और तुम उनसे इतनी डिफरेंट कैसे हो? तुम भी तो अपनी मम्मी से कितने अलग हो। फिर वह तो मेरे मामा ठहरे। क्या तुम जानती हो मुझे? मैं चौंक गया। इस पार्टी की कौन लड़की तुम्हें नहीं जानती? मोस्ट एलिजिबल बैचलर, पढ़े लिखे सुंदर अमीर। मेरी कजिन अनीता तो तुम पर मरती है। मुझे इस क्लास से ही नफरत है। किस क्लास की बात कर रहे हो? मुझे तो अपना क्लास बेहद पसंद है। मेरी टीचर मुझे मोस्ट रिमार्केबल गर्ल ऑफ द क्लास कहती हैं। मैं बेतहाशा हंस पड़ा। तुम्हारे भोलेपन का जवाब नहीं। मैं भोली हूँ? शायद इसीलिए अनीता मुझे लल्ली कहती है। नो प्रॉब्लम। यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ पीठ पीछे मुझे लल्लू ही पुकारती हैं। जानता हूँ ये बात, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने को जानता हूँ, वही काफ़ी है। मोनिका मुझे खिली पाखुरी पर शरद की ओस बिंदु सी मोहक लगी थी। दूसरे दिन से मम्मी के साथ मैं भी राय अंकल के घर जाने को तैयार था। मम्मी खुश थीं। चलो, तुम्हें अक्ल तो आई। 4 लोगों में बैठोगे तो एटिकेट सीखोगे। सब कहते हैं तुम्हारा बेटा कितना घर घुस्सू है। उस दिन के बाद से मैं हर बार राय अंकल के घर जाता रहा। मेरे पहुंचते ही मोनिका खिल उठती। कोई बहाना बनाकर हम दोनों घंटों बाहर लॉन की घास पर बैठे बातें करते रहते थे। मोनिका के बिना जीवन की कल्पना भी कर पाना कठिन था। मम्मी मेरे बदलते रुख से बेहद खुश थीं। जाने अनजाने उनका प्यार मेरे लिए छलकने लगा था। एक बात के लिए मम्मी का एहसान मानता हूँ। अगर वे चाहती तो सागर अंकल से शादी कर लेती, पर पापा की डेथ बेड पर उन्होंने पापा को वचन दिया था कि मेरे लिए वह दूसरी शादी नहीं करेंगी। उस समय मैं 2 साल का था। पापा की बात रखकर मम्मी ने उन्हें जो मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहा। कभी कभी पापा की सेल्फिशनेस पर उन्हें मन ही मन दोषी भी ठहराया। क्यों उन्होंने मम्मी को अपने वचन से जकड़ दिया? मम्मी की उस समय उम्र ही क्या थी? मम्मी के प्रति सदैव होते मन पर कहने वालों ने इतने क्रूर आघात किए थे कि उनकी चोटों से मैं तिलमिला जाता। शादी न करके मम्मी ने सागर अंकल से जो संबंध रखे, उसके लिए मम्मी अपनी अंतिम सांस तक अक्षम में रहीं। आज सोचता हूँ, क्या यह मेरे पुरुष का अहम नहीं था? स्त्री पर जिसका कानूनन अधिकार है, वह उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे। स्त्री का धर्म आजीवन उसी खूंटे से बंध कर रहना है। पापा को अय्याशी का हक था, पर जाते जाते भी वे मम्मी को अपने वचन की सूली पर चढ़ा गए। मोनिका पर किसी और का अधिकार क्या मैं सह सकता हूँ? उस दिन पियानो बजाती मोनिका के पीछे मैं मुग्ध खड़ा था। मेरी ताली की आवाज़ से मोनिका चौंक गई। अरे तुम कब आए? मैं गया ही कब था? हमेशा तुम्हारे पास ही तो हूँ ना।
ये तो ठीक कहा। कैसा बजाती हूँ पियानो? तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता। क्यों? भारतीय परंपरा के अनुरूप तो तुम पर वीणा सोहेगी। तब तो मेरे सामने सिर झुकाकर वीणा वादनी वरदे गाना पड़ेगा। मोनिका हंस रही थी। जो वरदान मांगूं तो मिलेगा ना? मांग कर तो देखो। आज नहीं, फिर कभी। पर याद रखना, वचन दिया है। ओके। आज क्या प्रोग्राम है? 8-10 दिनों के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। न्यू ईयर पर विश करने और तुमसे वरदान मांगने वापस पहुंच जाऊंगा। वादा रहा? बहुत मिस करूंगी तुम्हें। मोनिका की हथेली पर हाथ धरकर मैंने वायदा किया था। बॉम्बे में काम जल्दी खत्म हो गया था। उसी दिन की फ्लाइट लेकर घर पहुंचा। मोनिका के घर फोन करने पर पता चला कि वह क्लब गई हुई थी। सरप्राइज देने के लिए इससे अच्छा मौका कब मिलता। कार दौड़ा कर क्लब पहुंच गया। अपनी फेवरेट जगह पर मोनिका को न पाकर हॉल में पहुंचा था। डांसिंग फ्लोर पर युवा जोड़े नृत्य कर रहे थे। मोनिका को वहां पाने की आशा ही व्यर्थ थी, पर शायद उसकी कजिन अनीता उसका पता दे सके, यही सोचकर अनीता की खोज में नजरें दौड़ाई थी। पर जो देखा उसने चौंका दिया। अत्याधुनिक परिधान में एक सुंदर युवक के कंधे पर सिर टिकाए मोनिका आत्मविस्मृत सी झूम रही थी। स्तब्ध खड़ा मैं उसे पुकार भी न सका। धुन समाप्त होते ही युवा जोड़े अपनी अपनी जगहों पर जा बैठे थे। युवक का सहारा लिए मोनिका एक कोने में उसी युवक के कंधे पर सिर टिकाए बैठ गई थी। पैक बनाकर युवक ने मोनिका के होठों से लगा दिया था। यह सब सहन कर पाना कठिन था। सीधे उनके सामने जा खड़ा हुआ। विश्वास करो कि मालती दी, मोनिका ने मुझे कतई नहीं पहचाना। सुजय को नहीं पहचाना। मैं शायद उत्तेजित था, चीख सा पड़ा था। मोनिका, ये क्या तमाशा है? कौन है यह? आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। हाउ डेयर यू? हु आर यू? गेट लॉस्ट। रोहित, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। नहीं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें बताना होगा। मेरी आवाज पर काफी लोग घिर आए थे। उनमें अनीता भी थी। मेरा हाथ जबरन खींचकर एक और ले गई। आई एम सॉरी सुजय, ही इज मोनिकाज फियांसी। अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। परसों दोनों की एंगेजमेंट हुई है। तुम उसे भुला दो, वह एक मजाक था। यू आर नॉट हर चॉइस। क्या? वह एक खेल था? नॉनसेंस। वह मुझे प्यार करती थी। हम दोनों। शायद सच्चाई तुम्हें नहीं पता। हम लड़कियों में तुम्हें इम्प्रेस करने की शर्त लगी थी। मोनिका वह शर्त जीत गई। दैट्स ऑल। टेक इट इजी। मोनिका वह नहीं थी जिससे तुमने प्यार किया था। मोनिका यह है। समझ सकती हो मालती दी, उस अपमान पीड़ा का दंश किस तरह झेला होगा मैंने। माँ से लेकर मोनिका तक का सफर तय करना आसान तो नहीं रहा होगा। जलते कान और सुलगते मन के साथ मैं कैसे घर पहुंचा, पता नहीं। उस दिन पहली बार पापा की बोतल नीट चढ़ा गया था। पूरी रात न पहचाने जाने की आग में जलता रहा था मैं। उस रात का नशा उतरा भी तो कैसे? सुबह सुबह दरबान ने जगाया था। ड्राइंग रूम में पुलिस इंस्पेक्टर उस मनहूस खबर के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्लब से सागर अंकल के साथ वापस आती मम्मी की कार को ट्रक ने सामने से हिट किया था। मम्मी और सागर अंकल ने वहीं दम तोड़ दिया था। सब कुछ निपटा कर अपने को बेहद अकेला पाया था मैंने। मम्मी के जीते जी उनसे सामंजस्य नहीं बैठा सका, पर उनके बाद उनकी कमी बेहद खलने लगी थी। शुरू से अपने को किताबों में डुबोए रखता था। मम्मी के बाद उन्हीं ने साथ निभाया। खालीपन भरने को ढेर सारी डिग्रियां ले डाली। वही डिग्रियां काम बढ़ाने में आगे सहायक बनी। जिस संपत्ति को कभी भी हाथ न लगाने की सोची थी, वही अब मेरे गले पड़ गई। मातमपुरसी में आए लोग मेरी अक्षमता का अंदाजा लगाना चाहते थे। उनकी वही बात मेरी चुनौती बन गई। संपत्ति का मोह न रहते हुए भी उसे किसी अन्य को न देने की जिद आ गई और आज इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। यह सच है, लाख भुलाना चाहकर भी मोनिका से मिला अपमान हर पल जीता रहा हूं मैं। शायद इसीलिए हर लड़की में उसी का प्रतिरूप देखता रहा। किसी अभिन्न से न पहचाने जाने का दंश आप नहीं समझ सकेंगी मालती दी। इसी बात पर एक दिन अंजलि जी से भी लड़ बैठा था। खैर, उसे जाने दीजिए। शायद हमेशा गलती मैं ही करता हूँ। अब तो माफ करेंगी ना? जय।
उन इबारतों में डूबी अंजू को पूनम भाभी की आवाज़ ने जगाया। अंजू, चलना नहीं है क्या? कहाँ रह गई हो भाई? अभी आई भाभी। उन पृष्ठों को अंजू फाड़ नहीं सकी थी। जल्दी से ड्रॉर में डालकर तेजी से अंजू बाहर चली आई। 2 दिन बाद मालती सिन्हा का लंबा सा पत्र आया था। घर की ढेर सारी बातें लिख भेजी थी। अंत में लिखा था, कुछ दिन तेरे साथ रहने के बाद लगता है कि अपने अतीत से उबर आई हूँ। अपनी बेटी में भी अब अपनी परछाई पाती हूँ अंजू। मेरी मान, पिछला भूल एक अच्छा सा जीवन साथी चुन ले। सुजय से बात करूं? नाराज मत होना। तेरी मालती दी। छी, ये मालती दी भी। बस, अंजू चिढ़ गई। पूरी दुनिया में उसके हिस्से विनीत और सुजय ही आएंगे। दोनों बेहद कमजोर परिस्थिति के आगे हथियार डालने वाले लगे थे उसे। डरपोक। अम्मा को अंजू का कुंवारा डोलना नहीं भाता था। तू ही समझा बहू। वो तो अपना घर बसाकर मजे उड़ा रहा है और ये उसके नाम की माला लिए जोगन बनी बैठी है। कौन जोगन बना है अम्मा? अगर तुम मेरे ज़्यादा पीछे पड़ोगी ना तो मैं अपना ट्रांसफ़र कहीं और करा लूँगी। अंजू नाराज हो उठती। अब हमारा बोलना भी बुरा लगता है? इतना पढ़ा लिखा कर दिमाग खराब कर गए। खुद तो चले गए, हमारे सिर पर बोझा छोड़ गए। अम्मा बिसूरने लगती। अम्मा, पापा को कुछ मत कहा करो। आज उन्हीं की बदौलत अंजू बन सकी हूँ। पापा ने जो चाहा अंजू ने पा लिया। पर पापा के सामने उनके ऑफिस कहाँ जा पाई थी अंजू? पापा की साध मन में ही रह गई। इतने महत्वाकांक्षी पापा क्या पा सके? पापा हमेशा कहते थे, काश अंजू मेरी बेटा होती। क्यों, बेटी कुछ नहीं कर सकती पापा? अंजू ठुनकती। तू सब कुछ कर सकती है अंजू, तू ही तो मेरा बेटा है। हार्ट अटैक का कष्ट झेलते पापा ने कितनी मुश्किल से हाथ उठाकर अंजू के सिर पर रखा था। आंख की कोर से एक आंसू ढलका और पापा ने संसार से विदा ले ली थी। अम्मा को पापा से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उन्होंने अंजू को सिर चढ़ाकर उसका दिमाग खराब कर दिया। वही अम्मा पापा के न रहने पर अंजू को सीने से चिपटा कर कितना रोई थी। तुझे पापा के सपने सच करने हैं बिटिया। वे तुझे बड़ा ऑफिसर बना देखना चाहते थे। तू बनकर दिखाएगी ना अंजू? पापा की मृत्यु के बाद अम्मा में गजब का परिवर्तन आ गया। अंजू उनके हर काम की केंद्र बिंदु बन गई थी। अंजू ने शादी करने की साफ मनाही कर दी थी। उस जगह अम्मा उससे सहमत नहीं थी, पर अंजू की दृढ़ता के आगे हार गई थी। जैसी तेरी मर्जी, तू जान। पर एक बात याद रखना, उम्र के पड़ाव पर एक वक्त ऐसा आता है जब हर एक को किसी सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है अंजू। जब तक माँ बाप जीते हैं ठीक रहता है, बाद में। अंजू ने अम्मा को उनकी आगे वाली बात कभी पूरी नहीं करने दी थी। अम्मा, तुम चिंता मत किया करो। मुझे भैया भाभी कितना प्यार करते हैं, तुम देखती हो। फिर भी भगवान करे उनका साया हमेशा तुझ पर बना रहे। पर जब अपने बाल बच्चे हो जाते ना तो बात दूसरी हो जाती है। यही दुनिया का कायदा है बेटी। अम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो। भाभी सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? पापा की दृष्टि में अति सामान्य बुद्धि वाले भैया की पत्नी रूप में पूनम भाभी आदर्श थी। सामान्य रंग रूप वाली भाभी की तीक्ष्ण मेधा पापा की दृष्टि से छिपी ही रह गई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी पूनम बीए तक शिक्षा करने के बाद ब्याह दी गई थी। भैया के लिए पूनम वरदान सिद्ध हुई थी। पूनम भाभी के आते ही उनकी सर्विस स्थायी हो गई। भाभी के आने के बाद से भैया का चेहरा आत्मविश्वासपूर्ण होता चला गया था। घर के काम निपटाती पूनम ने कब इतिहास विषय में एमए कर लिया, किसी को पता भी न चला। विवाह के 2-3 वर्षों बाद भी अम्मा दादी ना बन सकी। नीची नज़र किए पूनम भाभी अम्मा के उलाहने सुनती काम करती जाती थी। आजकल ज़माना ही बदल गया है। बड़ी उम्र में शादी करो, फिर भी बच्चों के बिना घर सूना पड़ा रहे। पापा के बाद भैया घर के सर्वे सर्वा भले ही बन गए थे, पर अम्मा की किसी बात का प्रतिवाद उन्होंने कभी नहीं किया। कभी कभी तो अम्मा की अन्यायपूर्ण बातों पर अंजू ही उनसे उलझ पड़ती थी। त्रिवेंद्रम से लौटने के करीब 15 दिन बाद पूनम भाभी रात में अंजू के पास आ बैठी थी। क्या बात है भाभी, अम्मा ने कुछ कहा है? आज तक कभी उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ी है? मेरी ढाल तो तुम हो ना अंजू। फिर क्या बात है? महिला कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई है। तुम्हें अम्मा जी को मनाना होगा अंजू। अरे वाह, इतनी बड़ी खबर अब सुनाई जा रही है। तुमने तो कमाल कर दिया भाभी।
कमाल तो तुम्हारे भैया का है अंजू। देर रात तक मेरे साथ बैठ बैठकर मुझे इस योग्य बनाया है, वरना मैं किस लायक थी। चलो हमारे भैया का कोई तो गुणग्राही मिला। इंटरव्यू कब दिया भाभी? भैया के प्रति पूनम भाभी के विश्वास ने ही भैया की काया पलट कर दी थी। जब तुम त्रिवेंद्रम गई थी ना, तभी इंटरव्यू कॉल आई थी। जब सब कुछ अपने आप कर लिया तो अम्मा को समझाना भी तुम्हें ही होगा भाभी। ये काम तो तुम्हें ही करना होगा अंजू। तुम तो जानती हो अम्मा मेरी नौकरी की बात कभी पसंद नहीं करेंगी। अम्मा ने मेरी नौकरी ही कब पसंद की थी भाभी? अब अपना मोर्चा तुम्हें खुद संभालना है। यूं डर डर कर कब तक चलेगा? अम्मा जी सह सकेंगी? अगर बेटी की नौकरी सह सकती हैं तो बहू की भी सहनी होगी। फिर भी ना माने तो भैया को तो बात करनी ही पड़ेगी। ये अम्मा जी के सामने मुंह खोलेंगे? नहीं खोलेंगे तो पछताएंगे। तुम कुछ नहीं करोगी, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अकेली ही काफ़ी हो। मेरा विश्वास करो भाभी, कुछ नहीं होगा। घर में अम्मा 2-4 दिन बड़बड़ाती रहीं। भैया और भाभी निःशब्द उनका बड़बड़ाना सुनते रहे। 8 जुलाई को सूती कलिफदार साड़ी पहनकर पूनम भाभी कॉलेज जाने को तैयार थीं। जाते समय अम्मा के पांवों पर झुकती पूनम भाभी को अम्मा का आशीर्वाद मिला या नहीं, अंजू ने जोरदार शब्दों में घोषणा की, आते समय मिठाई लाना मत भूलना भाभी। और हाँ, तुम्हारी फर्स्ट सैलरी में मेरी साड़ी पक्की है ना? पहले वेतन पर तो अम्मा जी और तुम्हारा ही अधिकार होगा अंजू। अम्मा ने आंखों की कोर जबरन आंचल से पोंछ डाली थी। स्कूटर पर भैया के पीछे बैठकर भाभी चली गई थी। अंजू का मन संतोष से भर गया था। भैया को उनका प्राप्य मिल गया। काश पापा उन्हें इस रूप में देख पाते। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी वह सांवली लड़की का शेष भाग। क्या अंजू सारी उम्र यूं ही बिना विवाह किए गुजार देगी? कौन बनेगा उसके सपनों का साथी, विनीत या सुजय? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंतिम भाग में। कहानी जगत सुनीता भटनागर के साथ। शुभ रात्रि।